हमारे साथ में कासिम रसूल इलियास साहब हैं। आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्पोक्स पर्सन हैं और वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी हैं। इलियास साहब, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि जो अभी चुनाव चल रहा है, हालांकि आप ये बार बार कहते हैं कि बोर्ड जो है वो सियासत से एकदम अलग रहता है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है सियासत से, मगर मेरा आपसे सवाल ये है कि कोई जो जिस तरह का वोटिंग परसेंटेज है, वोटिंग परसेंटेज भी काफ़ी कम हो रहा है, कम लोग निकल के आए हैं, कोई एडवाइस, कोई सलाह, कोई एक लोकतंत्र के जमहूरियत के लिए कोई बोर्ड की ओर से कोई ताकीद? नहीं, देखिए, बोर्ड के प्रेसिडेंट ने बहुत पहले एक स्टेटमेंट दिया था। उसमें ये बात कही थी कि डेमोक्रेसी के अंदर, जमहूरियत में वोट देना एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इम्पॉर्टेंट इशू है। तो इसको सीरियसली लेना चाहिए। मुसलमानों को अगर उनका वोट नहीं बना है तो अपना वोट बनाना चाहिए, और जमहूरियत का तकाजा ये है कि हर मुसलमान को अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। बल्कि हमारे अध्यक्ष ने यहाँ तक कहा था कि वोट जो है एक अमानत है हमारे पास में, और उस अमानत का हक हमको अदा करना चाहिए। इससे ज़्यादा बात बोर्ड ने नहीं की। यानी दो बातें कही, एक तो ये कि आप अपना वोट रजिस्टर करवाइए और अपने अधिकार का इस्तेमाल कीजिए। एक लाइन में समझें तो हर मुसलमान को ये कहा गया है कि वोट जरूर दे। हाँ जी, बिल्कुल। डेमोक्रेसी के अंदर वोट देना एक हमारा अधिकार है। और देखिए, वोट देकर आप क्या करते हैं? वोट देकर आप ये चाहते हैं किस तरह की हुकूमत सेंटर में आए, किस तरह की हुकूमत स्टेट में आए। तो हम में से हर आदमी ये चाहेगा कि हमारे देश में एक ऐसी हुकूमत आए जिस पर सबका एतमाद हो, एक ऐसी हुकूमत आए जो इस देश के सब लोगों को साथ लेकर चले, एक ऐसी हुकूमत हो जो देश के अंदर भेदभाव न करे, एक ऐसी हुकूमत हो जिसमें हमारा लोकतंत्र महफूज रहे, एक ऐसी हुकूमत हो जिसमें देश का सेकुलरिज्म महफूज रहे। बात और बताइए, आपने सेकुलरिज्म की बात कही कि महफूज रहे, ऐसी हुकूमत आए, तो इसके लिए एक बात ये भी, वोट बटे ना, ये भी एक बड़ा चैलेंज रहता है, तो उसको लेकर के कुछ है एहतियात? देखिए, हम लोग ये कोशिश करते हैं बोर्ड के प्लेटफॉर्म से कि हम स्पेसिफिक बात ना कहें लोगों से कि आप किसको वोट दें, किसको वोट न दें। हमने जो मैंने आपको बताया कि भाई वोट देते वक्त में आप इन चीज़ों का लिहाज रखें कि हमारे देश के अंदर माहौल कमदल नहीं होने चाहिए, हमारे देश के अंदर लोकतंत्र को बाकी रहना चाहिए, हमारे देश के अंदर संविधान ने जितने अधिकार हमको दिए हैं वो सुरक्षित होने चाहिए, और हमें अपने वोट का इस्तेमाल ऐसे आदमी के पक्ष में करना चाहिए जो साफ सुथरा आदमी हो। मतलब कम्युनल पार्टियों को वोट ना दिया जाए, ये एकदम लाइन क्लियर है। देखिए, हमने ये भी नहीं कहा है कि कौन सी पार्टी कम्युनल है, कौन सी पार्टी कम्युनल नहीं है। हमने सिर्फ ये बात कही है कि इस देश में कम्युनलिज्म नहीं बढ़ना चाहिए। इस देश के अंदर सब धर्मों के लोगों की रेस्पेक्ट होनी चाहिए। तो मुसलमान कम्युनलिज्म के खिलाफ वोट दें, ये हम कह सकते हैं क्या? कम्युनलिज्म का विरोध करते हुए वोट दें, मतलब वो ना आने पाए? जाहिर बात है कि हर आदमी से हमारी अपील है, सिर्फ मुसलमानों से नहीं अपील है, सबसे ये अपील है कि हमको इस देश के अंदर कम्युनलिज्म को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। इसकी वजह ये है कि हमारा देश जो है बुनियादी तौर पर सदियों से हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर उन्होंने देश के निर्माण में अपना योगदान दिया है। देश की आज़ादी में सबका योगदान है। तो ये जब भी आप हिंदू मुसलमान सोसाइटी को बांटेंगे तो आप देश के हक में कोई अच्छी बात नहीं करेंगे। आप लोग ये क्लियर क्यों नहीं करते हैं कि कौन बांट रहा है, कौन सी पार्टी बांट रही है? मतलब ये बीच में गुंजाइश क्यों छोड़ते हैं आप भ्रम की, कंफ्यूजन की? नहीं, देखिए, बात यह है कि ये बात तो ऐसा तो है नहीं कि हमारे देश के लोग जागरूक नहीं हैं, हमारे देश के लोग जानते नहीं हैं। हमारे देश के लोगों को बिल्कुल बच्चों की तरह पढ़ाने की ज़रूरत है। सब पढ़े लिखे लोग हैं, इवन गांव और देहात में रहने वाले लोग भी पूरे हालात से वाकिफ़ हैं। तो मेरा कहना ये कि इतनी यानी बिल्कुल स्पून फीडिंग की कोई ज़रूरत नहीं है लोगों को। आप सिर्फ ये कहें कि इस देश में लोकतंत्र बाकी रहना चाहिए, लोग समझ जाते हैं लोकतंत्र बाकी रखने के लिए क्या करना है। आप अगर ये कहें कि इस देश के अंदर सेकुलरिज्म बाकी रहना चाहिए, इस देश के अंदर धर्मनिरपेक्षता बाकी रहनी चाहिए, इस देश के अंदर हमारे अधिकार सुरक्षित रहने चाहिए, इस देश के अंदर संविधान के ने जो मूल अधिकार दिए हैं सब लोगों को वो बाकी रहने चाहिए, ये इससे सबका इत्तेफाक है। और ये अपील सिर्फ मुसलमानों से नहीं है, ये अपील सबसे है। ये अपील मुसलमानों से भी है, हिंदुओं से भी है, सिखों से भी है, ईसाइयों। आप कह रहे हैं, मतलब इतनी बात आप कहते हैं तो वो इशारा लोग समझ जाते हैं? नहीं, इशारे की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब बताइए ना, आपको ये जो बात कही जा रही है इससे कौन आदमी इख्तलाफ करेगा कि हमारे देश में लोकतंत्र बाकी रहना चाहिए? ये 75 साल से जो लोकतंत्र हम चला रहे हैं इस देश के अंदर, वो लोकतंत्र सुरक्षित रहना चाहिए, डिक्टेटरशिप नहीं आनी चाहिए, ऑटोक्रेसी नहीं आनी चाहिए, फांसीवाद नहीं आना चाहिए। ये हर आदमी। डिक्टेटरशिप का खतरा दिख रहा है क्या आपको? जी बिल्कुल दिख रहा है डिक्टेटरशिप का खतरा। देखिए, डिक्टेटरशिप से मुराद ये होती है कि
हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर जो फैसले होते हैं पार्लियामेंट में वो डिबेट के बाद होते हैं, डिस्कशन के बाद होते हैं। अब आप देखिए पिछले 10 साल से कोई डिबेट नहीं होता है, कोई डिस्कशन नहीं होता, बड़े बड़े कानून पास हो जाते हैं। अभी आपने देखा फार्म लॉज बनाए गए, 3 फार्म लॉज, और ये कहा गया किसानों से सहमति से बनाए गए। किसानों ने 1 साल तक धरना दिया, बदलवाया कानून को। तो ये हमारे देश के संविधान ने भी इस बात को सुरक्षा दी है। और हमारे देश का तरीका ये रहा है कि जब भी कोई पॉलिसी, कोई प्रोग्राम, कोई कानून बनता है तो उसमें जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जिनको वो कानून लागू होता है या जिनसे मुताल्लिक होता है, उन सब का मत लिया जाता है कि आपकी क्या राय है। चाहे आप एजुकेशन पॉलिसी बना रहे हों, चाहे इकोनॉमिक पॉलिसी बना रहे हों, चाहे किसानों से मुताल्लिक कोई पॉलिसी बना रहे हों, तो आपको उनको काउंसिल लेना चाहिए। तो ये है लोकतंत्र। अगर ये लोकतंत्र ख़त्म हो जाए, आप अपनी संख्या के आधार के ऊपर में जो चाहे फैसले कर लें। मिसाल के तौर पर मैं बताऊँ, सीए का कानून आपने बनाया, सीए का कानून के ऊपर में जितना डिबेट और जितना डिस्कशन पार्लियामेंट होना चाहिए था वो नहीं हुआ। और आप कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकते हैं जो डिस्क्रिमिनेटरी हो। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कोई डिस्क्रिमिनेटरी कानून नहीं बना सकते। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 के अंदर ये बात बहुत स्पष्ट तौर पे कही गई है। एक बात और आप बताइए, आपने ये सब बातें बताई हैं, आप उमर खालिद के पिता हैं। उमर खालिद मेरे ख्याल से चौथा साल होने वाला है उमर खालिद जेल में है। सीए की जो बात कर रहे हैं, उमर खालिद ने भी बड़ी इसकी मुखालफत की थी, ये सबकी जानकारी में थी। अभी जो इलेक्शन इंतखाबात चल रहे हैं, आपकी क्या बात होती है? उमर खालिद का क्या ओपिनियन है इस समय के सिचुएशन और चुनाव को देखते? देखिए, आपको ये मालूम है कि उमर खालिद ने जितनी भी यहाँ पर एजिटेशन चलाए हैं जेल जाने से पहले, वो सिर्फ सीए पे नहीं चलाए हैं। उन्होंने आदिवासियों के अधिकारों पर चलाए हैं, दलितों के अधिकारों पर चलाए हैं, रोहित कोमिला की पूरी मूवमेंट को लीड किया है, और लेडीज़ की जो हमारी महिलाओं के जो अत्याचार होता है उसके हक़ में चलाए हैं, किसानों के हक़ में चलाए हैं, और सीए के ख़िलाफ़ चलाए हैं। और उनका मानना ये था कि सीए के खिलाफ इसलिए नहीं चलाए थे कि सीए से कोई मुसलमानों को नुकसान पहुंचा था। उनका कहना था कि भाई ये डिस्क्रिमिनेटरी कानून है और पार्लियामेंट आपको ये अधिकार नहीं देती कि आप कोई डिस्क्रिमिनेटरी कानून बनाएं। तो जाहिर है कि उमर खालिद भी जाहिर यही चाहेंगे कि इस देश के अंदर लोकतंत्र सुरक्षित रहे, फांसीवाद ना आने पाए, जो सेकुलरिज्म बाकी रहे। और यही उनकी कोशिश भी थी जेल जाने से पहले भी, और अभी भी। वो जेल से भी उन्होंने जो कुछ भी लिखा है, जो पेपर्स में जो छपा है, जो पोर्टल्स में जो छपा है, उसमें ये बात उन्होंने साफ तौर पे, स्पष्ट तौर पे कही है। खालिद चूंकि जो भी डेवलपमेंट होते हैं उनकी नज़र में होता है, वो अपनी टिप्पणियां करते हैं। अभी यहाँ से दिल्ली का जो चुनाव हो रहा है उसमें कन्हैया भी लड़ रहे हैं, उमर खालिद के साथी हैं और वो लोग साथ में जेएनयू में रहे हैं। तो कन्हैया को लेकर के उमर खालिद का क्या मानना है, उनकी कैंडिडेचर को लेकर के क्या मानना है? दिल्ली से क्या जीतने की सूरत दिख रही है उनकी? देखिए, कन्हैया और उमर खालिद साथ साथ थे जेएनयू के अंदर। दोनों की विचारधारा अलग अलग थी, लेकिन बहरहाल दोनों साथ थे। और दोनों पर आप जानते हैं कि जेएनयू में एक केस हुआ था, दोनों को उसके अंदर यानी चार्जशीट में दोनों के नाम थे। दोनों कुछ दिन के लिए गिरफ्तार भी हुए थे उस केस में, और दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर कई प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। तो जाहिर है कि कन्हैया और उमर खालिद आपस में दोस्त थे, और जाहिर बात है कि कन्हैया भी इस देश के अंदर लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उमर खालिद बिल्कुल ये चाहते हैं कि वो कन्हैया कुमार वहाँ से जीतें, और हमारा मानना ये है कि कन्हैया कुमार की पोजीशन बहुत मजबूत है और कन्हैया कुमार वहाँ से जीतेंगे। देखिए, कन्हैया कुमार बेसिकली इस देश के अंदर यानी उन्होंने उमर खालिद के इशू पर कोई बात कही या ना कही हो उनकी गिरफ्तारी के बाद, वो अलग इशू है। लेकिन कन्हैया कुमार बहरहाल यहाँ सेकुलरिज्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, कन्हैया कुमार लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इसलिए उनकी सहमति। दिलचस्प बात है भी आपने जो कही, और ये सवाल उठता है कि उमर खालिद के लिए कन्हैया कुमार को बोलते हुए नहीं सुना, लेकिन कन्हैया कुमार के लिए उमर खालिद की मंशा है कि वो चुनाव जीतें। ये जो डिफरेंस है, इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, ये सवाल तो आपको कन्हैया कुमार से करना चाहिए, इसलिए कि ये उमर खालिद ने कभी भी ये नहीं चाहा कि कन्हैया कुमार जो राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं, पहले वो सीपीआई में थे, बाद में कांग्रेस में चले गए, तो उमर खालिद ने हमेशा पब्लिकली उनको सपोर्ट ही किया है, पब्लिकली कभी अपोज नहीं किया। आज भी सपोर्ट कर रहे हैं, आज भी सपोर्ट करते हैं बल्कि। और वो उमर की ख्वाहिश ही होगी कि उनका साथी है, जेएनयू का साथ में रहा, जेएनयू का पढ़ा हुआ है, जेएनयू का साथी है, क्लासमेट एक तरह से, यानी यूनिवर्सिटी के साथी रहे हैं। तो कन्हैया कुमार को उमर खालिद इलेक्टेड देखना चाहेंगे और चाह रहे हैं। तो वो ये और जाहिर है कि वो ये जानते हैं कि उनकी वो व्यक्तिगत कोई डिफरेंस है, ऐसे तो कोई बात सामने नहीं है हमारे, लेकिन ये बात तय है कि लार्जर कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे
तो जो लड़ाई कन्हैया कुमार लड़ रहे हैं वही लड़ाई उमर खालिद भी लड़ रहे हैं। लोग दोनों की लड़ाइयाँ एक ही हैं, कन्हैया और उमर। बिल्कुल लड़ाई इसीलिए है ना कि लोकतंत्र बाकी रहे, सेकुलरिज्म बाकी रहे, भाईचारा यानी फेटर्निटी बाकी रहे, ये लड़ाई है दोनों की। और जो गरीब दबे हुए पिसे हुए कुचले लोग हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, उनके जो राइट्स हैं वो सुरक्षित रहें, माइनॉरिटीज़ के राइट्स सुरक्षित रहें, ये दोनों की लड़ाई है, तो उसमें दोनों साथ हैं। एक बात मुझे और बता दीजिए कि ये जो कन्हैया कुमार लड़ रहे हैं यहाँ पर, तो उसमें एक आरोप उनके ऊपर बीजेपी की ओर से लगाया जाता है, टुकड़े टुकड़े गैंग का आरोप लगाया जाता है, और ये आरोप उमर खालिद पर भी चस्पा किया गया था। इसको लेकर के आपकी, चूंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ चूंकि उमर खालिद तो जेल में, लेकिन आप उनके संपर्क में रहते हैं, पिता हैं, आपकी बातचीत होती है, तो ये मुद्दा इस समय भी उछला हुआ टुकड़े टुकड़े गैंग का, इस पर क्या है? ये टुकड़े टुकड़े गैंग की बात, जिस वक्त ये इशू आया था, एक आरटीआई डाली गई थी कि जिसमें ये पूछा गया था, नहीं आरटीआई नहीं, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में सवाल किया था होम मिनिस्टर से, क्या टुकड़े टुकड़े गैंग नाम की कोई चीज़ पाई जाती है, अगर है तो उसकी तफसीलात क्या है। जवाब होम मिनिस्ट्री की तरफ से ये आया था कि टुकड़े टुकड़े नाम की कोई गैंग नहीं है। देखिए ये जो बात कही जाती है टुकड़े टुकड़े गैंग, भाई अगर आप समझते हैं कि कोई ऐसी बात कही थी, 2016 का इशू है, उस पर आपके हमारे अरविंद केजरीवाल साहब ने फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री से वो तस्दीक कराई थी और ये कहा था कि ये जो वीडियो है इसके साथ छेड़छाड़ की गई है, और आज तक के 2016 से आज तक के उस केस में आगे नहीं बढ़ रहा है वो केस। अगर आप समझते हैं कि उमर खालिद सेडिशन का मुकदमा लगा था, तो वो अगर वो केस में कोई दम होता तो वो हुकूमत आगे बढ़ाती। तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। उमर खालिद की पूरी जो कॉलेज लाइफ है या उसके बाद की लाइफ है, उसमें कहीं भी आपको देश विरोध में कोई चीज़ नहीं मिलेगी। उमर खालिद ने लड़ाई लड़ी है यहाँ पे ऑटोक्रेसी के ख़िलाफ़, ये उमर खालिद ने लड़ाई लड़ी है फासीवाद के ख़िलाफ़, उमर खालिद ने लड़ाई लड़ी है लोकतंत्र के हक़ में, लोकतंत्र को बाकी रखने के लिए, सेकुलरिज्म को बाकी रखने के लिए। उमर खालिद की लड़ाई के अंदर कहीं भी आपको कोई कम्युनल एंगल भी नहीं दिखेगा, और उमर खालिद की लड़ाई के अंदर आपको कहीं भी कोई ऐसी नहीं दिखेगा वो किसी एक के साथ खड़े हैं। वो सब जो भी आदमी जुल्म हो, जिसके साथ भी ज़्यादती हो, उसके साथ वो उमर खालिद खड़ा हो पाएंगे। आप उम्मीद कर रहे हैं उमर खालिद के मामले में बेल वगैरह क्या सिचुएशन है? देखिए बेल अभी सूरत हाल ये है कि पहले यानी लोअर कोर्ट में 1.5 साल तक बेल की बहस हुई थी, रिजेक्ट हुई, हाई कोर्ट में 9 महीने तक बहस हुई, रिजेक्ट हुई, सुप्रीम कोर्ट में भी तकरीबन 9 महीने तक वहाँ केस रहा और बार बार एडजर्नमेंट होता रहा, 14 बार एडजर्नमेंट हुआ। फिर हमने केस को वहाँ से वापस लिया है। अब लोअर कोर्ट में हम दोबारा आए हैं, लोअर कोर्ट में बहस कंप्लीट हो गई है, फैसला रिजर्व हो गया है। हमें उम्मीद है कि उमर खालिद को रिहाई मिल जाएगी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कासिम रसूल इलियास साहब हैं, दो बातें बहुत ही क्लियर कह रहे हैं कि मुसलमान वोट करें वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सेकुलर इंडिया के लिए वोट करें वो महत्वपूर्ण है, और उमर खालिद के पिता हैं उस लिहाज से ये बातें कर रहे हैं कि उमर खालिद का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या आउटलुक है, और उमर खालिद और कन्हैया कुमार उन दोनों की जो लड़ाई है उस लड़ाई के बारे में बात कर रहे हैं कि वो लड़ाई एक ही लड़ाई है।